नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 2 है। क्योंकि चैप्टर 8 में, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी, हमने पार्ट 1 देखा है और आज हम पार्ट 2 में इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 8 की एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं चैप्टर 8 माँ कह एक कहानी का पार्ट 2 वीडियो में स्वाध्याय की चर्चा और अभ्यास की चर्चा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं। पाठ 8 माँ कह एक कहानी। इसके शब्दार्थ देखें तो चेटी, चेटी मतलब दासी, हठी मतलब जिद्दी, मानधन इस शब्द का अर्थ है पुत्र, उपवन इसका अर्थ है उद्यान या बगीचा, भ्रमण यानी घूमना, तात इस शब्द का अर्थ है पिता, सुरभि शब्द का अर्थ है खुशबू, मनमानी शब्द का अर्थ है मनपसंद, वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के, हिम बिंदु मतलब औस के बिंदु, खग मतलब पक्षी, कल इस शब्द का अर्थ है मधुर, सहसा मतलब एकाएक अचानक, विद એટલે बिंदा हुआ, शर यानी बाण, पक्ष मतलब पंख, हानि शब्द का अर्थ है नुकसान या क्षति, करुणा शब्द का अर्थ है दया, चौंकना मतलब चकित होना, आखिटक शब्द का अर्थ है शिकारी, लक्ष्य मतलब निशाना, मानी शब्द का अर्थ है अभिमानी। तो इस तरह से शब्दार्थ है, और भी कुछ शब्दार्थ है जो हम आगे देखते हैं। आहत शब्द का अर्थ है घायल, रक्षी शब्द का अर्थ है रक्षक, खगभक्षी का अर्थ है पक्षियों का मांस खाने वाला, विवाद शब्द का अर्थ है बहस, सदय शब्द का अर्थ है दयालु, निर्दयी शब्द का अर्थ है दयाहीन, उभय मतलब दोनों, स्विषय मतलब अपनी बात, व्यापक होना यानी कि चारों ओर फैल जाना, निर्णय मतलब फैसला, निर्भय शब्द का अर्थ है निडर, बानी शब्द का अर्थ है वाणी, निरपराध शब्द का अर्थ है निर्दोष या बेगुनाह, उबारना यानी कि बचाव करना या रक्षा करना, भक्षक शब्द का अर्थ है खाने वाला, और दानी शब्द का अर्थ है दान देने वाला। इस तरह से हमने शब्दार्थ देखे। आगे चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? उसका आंसर है, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 2, आर्किटेक्ट ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? जवाब है,
आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी? जवाब है, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार उपवन की शोभा थी। नंबर 4, मां से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? जवाब है, पुत्र नन्हा था पर बुद्धिशाली भी था। मां से कहानी सुनकर उसे पक्षी की प्रति सहानुभूति हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। सार इस प्रकार है। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन राहुल ने मां से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे एक सिद्धार्थ के बचपन की कहानी सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, उसे मैंने बचाया है, इसीलिए हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से पूछा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार है? राहुल ने कहा, इस मामले में मैं न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया है उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मां ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। विद्यार्थी मित्रों, अब अभ्यास का दूसरा प्रश्न। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, जितने भी यहाँ वाक्य होंगे वो वाक्य सभी एक वचन में है और उसका उत्तर जो है वो बहुवचन में होगा। तो देखते हैं, चलो। नंबर 1, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, यहाँ पे दो शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो ये जो दो शब्द है वो एक वचन है, तो इन दोनों शब्दों को हमें बहुवचन में बदलना है और वाक्य दोबारा लिखना है। तो इस प्रकार वाक्य होगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। तो यहाँ जो लड़की एक वचन था तो उसका बहुवचन हुआ लड़कियों, और सलवार जो एक वचन था तो उसका बहुवचन हुआ सलवारें। तो इस प्रकार पूरा जो वाक्य है वो बहुवचन में तब्दील हो चुका है। नंबर 2, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। तो यहाँ भी दो शब्द जो है वो एक वचन है, अध्यापक और कहानी, ये शब्द दोनों एक वचन है। तो अब इस एक वचन को हमें बहुवचन में तब्दील करना है। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा,
अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक एक वचन का बहुवचन हुआ अध्यापकों, और कहानी एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन कहानियां होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस सेंटेंस में भी दो शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो ये जो दो शब्द है एक वचन है, तो हमें इन दोनों शब्दों को जो एक वचन में है उसे बहुवचन में तब्दील करना है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। यानी कि मंत्री एक वचन, उसका बहुवचन होगा मंत्रियों। समस्या जो एक वचन शब्द है उसका बहुवचन बनेगा समस्याओं। तो इस प्रकार सेंटेंस है। नंबर 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी है बहुत मनोरंजक है। तो यहाँ भी दो शब्द है, पत्रिका ये भी एक वचन शब्द है, और कविता कविता भी एक शब्द एक वचन है। तो चलो इन दोनों शब्दों को हम बहुवचन में तब्दील करते हैं। तो इस प्रकार बनेगा शब्द, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी मित्रों, पत्रिका एक वचन जो शब्द है उसका बहुवचन तब्दील करते हैं तो पत्रिकाओं शब्द बनता है, और कविता जो एक वचन शब्द है वो कविताएं शब्द बहुवचन में तब्दील होता है। नंबर 5, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, यहाँ लता शब्द जो है उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, जो वो शब्द एक वचन है, तो उस शब्द को हमें बहुवचन में बदलना है और वाक्य दोबारा लिखना है। तो वाक्य दोबारा इस तरह बनेगा, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। तो लता का बहुवचन हो गया लताएं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रेखांकित शब्दों के जो वचन थे एक वचन थे, उन शब्दों को हमने बहुवचन में बदल दिया और वाक्य को दोबारा भी लिखा है। अब विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के स्वाध्याय की ओर चलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो काव्य पंक्ति में पढ़ता हूं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। राहुल ने प्रश्न पूछा, लहराता था पानी? हाँ हाँ, यही कहानी। तो इस काव्य पंक्ति का भावार्थ कुछ इस तरह है, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। इसलिए राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। काव्य पंक्ति नंबर 2, तू ही है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। राहुल ने पूछा, जहां सुरभि मनमानी? हाँ माँ, यही कहानी। तो इस काव्य पंक्ति को इस तरह से भावार्थ लिख सकते हैं हम। तो कुछ इस प्रकार भावार्थ है, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। तो राहुल ने पूछा, वहां मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। तो इस प्रकार हमने दो पंक्तियों को भावार्थ अपने शब्दों में लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2,
चित्र के आधार पर काव्य पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न में आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उस चित्र के आधार पर आपको काव्य लिखना है। तो चित्र कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, एक लड़की है और एक लड़का है। दोनों क्या करते हैं, एक प्लांट यानी कि एक पौधा जमीन में बोते हैं। तो चलो हम कविता बनाते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार बनेगी। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा, कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैले रहा जो, उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो यहाँ पे चित्र के आधार पर ये यहाँ काव्य पूर्ण किया हुआ है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो यहाँ बीरबल क्या जवाब देता है, देखते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना दुनिया में शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ गई। तीनों स्वयं को सबसे अधिक बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बात सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ के रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर से बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट नहीं उतारा। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। इस तरह बादशाह ने बीरबल की बात का समर्थन किया। तो विद्यार्थी मित्रों, पता चला दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सोचना है कि अगर आप पाठशाला में होते हो और आपकी आंखों के सामने दुर्घटना होती है तो पहले आप क्या करोगे? सोचो सोचो। चलो मैं बता देता हूं मैं क्या करूंगा। तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में ले जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पता चला हमारे पाठशाला के सामने जो कोई दुर्घटना होती है या हमारे कहीं भी हमारे नज़र के सामने दुर्घटना होती है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? तो ये सोचना हमारी जिम्मेदारी बनती है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये जो पूरी कविता है उसको हम स्टोरी के रूप में लिखेंगे, यानी कि कहानी लिखनी है गद्य स्वरूप में। तो चलो
ये रही स्टोरी। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन राहुल ने मां से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे एक सिद्धार्थ के बचपन की कहानी सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, उसे मैंने बचाया है, इसीलिए हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से पूछा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार है। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मां ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह काव्य नंबर 8 मां कह एक कहानी का अभ्यास स्वाध्याय के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। ये था इस कविता का दूसरा भाग। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को यानी कि प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं भरत सर। अगले वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।